नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल जी, जिनसे बातचीत करेंगे। बातचीत उस मुद्दे पे होगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने की। अखिलेश यादव ने निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की बात कही। वे कहते हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। सबसे जरूरी और आज के समय का मैं समझता हूं कि ये महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से आज तमाम मुद्दों को पेश किया जा रहा है और जो जनहित सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं उनको जिस तरीके से ये मीडिया या देश की जनता दबाने में लगी हुई है, या यूं कहें कि देश की जनता तक तो ये सच्चाई पहुंच ही नहीं पाती है। जहां तमाम नेता राणा सांगा, अकबर, बाबर तमाम मुद्दों के बीच में उलझे हैं, वहां जो जनहित सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दम तोड़ रहे हैं। बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे निजी क्षेत्रों में आरक्षण आप क्यों चाहते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा, जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव जी ने कहा। देखिए, हमारे देश में संविधान ने अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के तहत इस देश की जो पिछड़ी आबादी है, जो सोशली और इकोनॉमिकली रूप से पिछड़ी है, उसके लिए इस देश में अनुच्छेद 15 और 16 के तहत ये प्रावधान दिया गया है कि सरकारें उन पिछड़े हुए लोगों के लिए नियम और कानून बनाए ताकि उनको सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से उनको सिक्योरिटी दी जा सके। हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसकी भी यही अवधारणा है कि कोई भी सरकार पिछड़े और दलितों और आदिवासियों के लिए उन खासकर उनके सामाजिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर कानून बना सकती है। उसी के तहत आपके सामने ये रिजर्वेशन है जो संविधान ने हमको दिया हुआ है। अच्छा, ये बताइए, समाजवादी पार्टी देश की आज के समय की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आरक्षण का जो प्रावधान है आज के समय में सरकारी सेक्टर्स में है। जब सरकारी सेक्टर में ही पूरे तरीके से आरक्षण लागू नहीं हो पाया है तो फिर उसमें क्या निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करने की बात करना सही है? वाजिब सवाल है। 1950 से हमारे पब्लिक सेक्टर या सरकारी संस्थाओं में आरक्षण लागू है। निश्चित तौर पे जो सरकारें रही हैं उनके अंदर कुछ न कुछ कमियां रही हैं या जानबूझकर इस तरह के आरक्षण को फंसाने का काम किया गया ताकि हमारी सीटें न भर पाए। लेकिन मोदी सरकार या यूं कहें कि पूर्व की भाजपा भी सरकार जब से आई है सारे पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो उन्होंने एक दोहरी नीति के तहत, जिससे कि अगर पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन बचेंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है आरक्षण कौन मांगेगा। आज आप देखेंगे 90% से भी ज्यादा जनसंख्या प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रही है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। नेशनल सैंपल सर्वे का रिकॉर्ड ये कहता है केवल 18% लोग ही पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। बाकी 82% जो लोग हैं प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं। ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, सरकार की नेशनल सैंपल सर्वे का रिकॉर्ड है। वो कह रही है। आप सोचिए कि जब सरकार ये मान रही है कि 82% जो भी रोजगार है उसका सृजन प्राइवेट सेक्टरों के कंपनियों के थ्रू हो रहा है, तो आप बताइए अगर वहां रिजर्वेशन नहीं है तो हमारे लोगों को अधिकार कैसे मिलेंगे? मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा आप विस्तार और इस इजी लैंग्वेज में बताएं, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं ज्यादातर ग्रामीण परिवेश से हैं। तो मैं चाहता हूं उस साधारण भाषा में आप इस चीज को उन्हें समझाने का प्रयास करें कि उनको भी ये चीजें समझ में आए। देखिए, सरकारी जो हमारी कंपनियां हैं, भाजपा सरकार ने उसको एक एक करके बेचने का काम शुरू कर दिया। आपको हमको सभी को मालूम है कि केवल सरकारी संस्थाओं में ही आरक्षण अभी लागू है। जी बिल्कुल। अगर ये सरकारी संस्थाएं लगातार निजी हाथों में जाएंगी तो निश्चित तौर पे आरक्षण समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है कि इस आरक्षण को सरकारी संस्थाओं के साथ साथ प्राइवेट संस्थाओं में भी लागू किया जाए। सरकार की नेशनल सैंपल सर्वे जो सरकार कराती है,
नेशनल सैंपल सर्वे की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि इस देश में 82% जो रोजगार है उसका सृजन प्राइवेट संस्थाओं के पास या वो करती हैं। अब आप बताइए कि अगर सारी सरकारी संस्थाएं जो प्राइवेट हाथों में दी रही है सरकार, अगर वहां आरक्षण नहीं लागू होगा तो हमारे लोग कहां से खाएंगे, कहां से पढ़ेंगे? उनके पास रोजगार तो है नहीं। अभी मैं आपको बताऊं 19 दिसंबर 2003 जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे इस देश के, उन्होंने SC ST के सांसदों को बुलाया और संसद भवन में ये डिस्कशन हुआ, लगातार चर्चा हुई कि भाई ये जो रिजर्वेशन है सरकारी संस्थाओं से होते हुए प्राइवेट संस्थाओं में भी लागू किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए लास्ट 10 साल हो चुके हैं मोदी जी की सरकार को और 2024 से आज 2025 भी आ चुका है। 11 साल बीतने के बाद 2003 में जो बातें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वीकार की थी सभी सांसदों के सामने, बताइए मोदी सरकार ने अभी तक क्यों नहीं लागू किया? लागू करना चाहिए। सवाल सत्ता से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ ये सवाल है। यही नहीं, मोदी सरकार के साथ साथ जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो भी रिजिड हैं, वो नहीं चाहती हैं कि वहां पर रिजर्वेशन हो। यूपीए की सरकार में जहां हम भी सहयोगी थे, यूपीए की सरकार ने इसको लागू कराने के लिए 200 प्राइवेट संस्थाओं में क्वेश्चन करने का काम किया, सवाल जवाब करने का काम किया। उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया GOM, उन्होंने उस GOM ने टाटा के सामने भी प्रश्न रखा। अभी के स्वर्गीय रतन टाटा जी ने उन्होंने स्वीकार किया कि निश्चित तौर पे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं होगा तब तक आप समझ लीजिए इस देश के पिछड़े, गरीब, गुरबे, दलित और आदिवासी उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं की जा सकती। अच्छा, एक सवाल रिजर्वेशन या आरक्षण को लेकर के ये भी उठता है या भ्रांति फैलाई जाती है, क्या हकीकत है वो मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि आरक्षण से प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं, या यूं कहें कि आरक्षण से जो लोग नौकरियों में जाते हैं उनके पास वो योग्यता, वो काबिलियत नहीं होती है। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, बिल्कुल गलत है। थोराट रिपोर्ट जो है 2007 थोराट रिपोर्ट ये कहता है कि सिर्फ गुमराह करने की जो है कलाबाजी है प्राइवेट संस्थाओं द्वारा, कहीं से भी कोई भी इफिशियंसी में कमी नहीं आती है। आप ये बताइए, अभी रिजर्वेशन नहीं है, लाखों हजारों करोड़ की सब्सिडी या लोन माफी, लोन वेवर ये प्राइवेट संस्थाएं क्यों लेती हैं? ये क्यों कहती हैं कि ये इतने नुकसान में है? हमारा प्रतिनिधित्व वहां नहीं है, हमारे व्हाइट कॉलर में वहां जो है प्रतिनिधित्व करने वाले कोई नहीं है। जब हमारा व्हाइट कॉलर प्रतिनिधित्व वहां नहीं है तो भी इन सारी प्राइवेट कंपनियों को लाखों करोड़ों लोन वेवर लेने की जरूरत क्या है? जब मेरिट और कॉम्पिटेंसी की बात है तो आप बताइए हर साल आप इतने बड़े बड़े लोन वेवर क्यों ले रहे हो? अगर आप लोन वेवर ले रहे हो तो आप स्वीकार कर रहे हो कि अभी जो एग्जिस्टिंग संस्थाएं आपके चलाने के जो तरीके हैं निश्चित तौर में उसमें कमी है। इस वजह से आप बार बार अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो बुक है वो दिखा रहे हो कि हमेशा लॉस में चल रहे हो, और आप सरकारी संस्थाओं से, सरकारी बैंकों से लोन लेते हो, फिर सरकार से लोन वेवर के लिए एप्लीकेशन डाल के माफ करा लेते हो। तो निश्चित तौर पे अभी भी आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो मार्केट में, और निश्चित तौर पे एफिशिएंसी आपकी कम है, अदरवाइज आपको लोन वेवर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, कुछ और चीजें हैं, जैसे कहा जाता है अमूमन इस तौर पे कि आरक्षण से योग्यताएं नहीं आती हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे इस देश में जो भी विकास के काम हुए हैं, चाहे बिल्डिंगें हों, पुरानी मूर्तियां हों, फर्नीचर्स हों, या तमाम तरह के जो उपकरण हैं, उन्हें बनाने वाले कौन हैं? सबसे पहला सवाल ये है। जो इतनी आलीशान बिल्डिंगें आप देखते हैं या तमाम इक्विपमेंट्स इस देश के अंदर देखते हैं जिनकी प्रशंसा होती है देश और विदेशों में, आखिर वो किनके हाथों की बनावट है? तो आरक्षण के लिए मैं भी अपने तरफ से कुछ शब्द कहना चाहूंगा
ये आरक्षण कोई भीख नहीं बल्कि एक मौका है, एक प्रतिनिधित्व है जो मिलना चाहिए लोगों को। इस देश का संविधान कोई लिखने वाला अगर है तो वो दलित समाज का व्यक्ति है। जब उसे मौका मिलता है तो पूरे देश के लगभग 90-92% की आबादी की तकदीर वो अपने कलम से लिखता है, सुधारने की कोशिश करता है। तो आरक्षण यकीनन गलत नहीं है और जिस तरीके से इस देश के अंदर निजीकरण हो रहा है उस तरीके से आरक्षण का प्रावधान निजी क्षेत्रों में भी होना चाहिए। तो फिलहाल क्या लगता है, जब सरकार आएगी या फिर इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे है, दबाव बना पाएगी सरकार के ऊपर? देखिए, हमारे मुखिया ने निश्चित तौर पे जो प्रमुख दो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम किया। एक जाति जनगणना और दूसरा जो इस समय का सबसे प्रमुख मुद्दा है कि प्राइवेट संस्थाओं में आरक्षण। निश्चित तौर पे ये जो दो मुद्दे हैं, पार्टी अगर सरकार में आती है तो निश्चित तौर पे हम इन दोनों मुद्दों पर काम करने की प्रयास करेंगे और इस पूरे जनमानस जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी जनमानस है उनको न्याय देने का काम करेंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की भी बात होती है, तो क्या निजी क्षेत्रों में आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं? तो जिस तरीके से आज पब्लिक सेक्टर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू है, क्या निजी क्षेत्रों में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होगा? देखिए, संविधान अगर मान्यता देता है तो निश्चित तौर पे, चूंकि मैं संविधान का ज्ञाता नहीं हूं, अगर ईडब्ल्यूएस संवैधानिक है तो निश्चित तौर पे लागू होना चाहिए। अगर संवैधानिक नहीं है तो निश्चित तौर पे जो है फर्ज होना चाहिए। अच्छा, आपने पिछड़ों की बात की, दलितों की बात की। देश के मुखिया प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं पिछड़ा पिछड़ा, मैं पिछड़ा हूँ, पिछड़ों के हक की बात करूंगा, अधिकार की बात करूंगा, उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। क्या वो वाकई में इस पर काम कर रहे हैं? पिछले इसलिए आप मत बोलिएगा क्योंकि आप विपक्षी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उस तौर पे मत बोलिएगा। जनरली मैं ये आपसे पूछूंगा क्योंकि आप मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं आप मजदूरों से रेगुलर मिलते होंगे, टच में होंगे। वो क्या सोचते हैं वो मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। देखिए, पिछले लगातार 11 सालों से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ जॉब हर साल देंगे। जी, आपके सामने है कि 2 करोड़ जॉब तो नहीं मिला। मोदी जी ने जब जब ये कहा कि हम 15 लाख देंगे, किसी को 15 लाख भी नहीं मिला। मैं आपको बताऊं, सरकारी ही डाटा है, टोटल 8 करोड़ लोगों को 2012 के हिसाब से जो 8 करोड़ जो लोग हैं जो नौकरियों में हैं, जिसमें 50% लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। उसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं, मोदी जी जब ये कार्यक्रम शुरू किया था उन्होंने फ्री राशन का, ये अभी तक लगातार चला आ रहा है और उन्होंने खुद जो है स्वीकार किया कि 80 करोड़ की जनता को वो राशन खिला रहे हैं। 11 साल हो गए फ्री राशन की योजना लागू हुई। निश्चित तौर पे अगर उन्होंने रोजगार देने का काम किया होता तो ये 80 करोड़ का फिगर हो सकता है 50 करोड़ पहुंचा होता, 40 करोड़ पहुंचा होता। तो फ्री राशन लेने वालों की कतार अगर देखेंगे बढ़ती जा रही है। अगर इस बार अगर फ्री राशन के अगर डाटा निकाला जाए, मेरा ये मानना है निश्चित तौर पे 82 से 85 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री में राशन देने वाले हैं। बेरोजगारी दर कहीं ये बेरोजगारी दर निश्चित तौर पे लगातार बढ़ती जा रही है। यूजुअल प्रिंसिपल सैंपल ये कहता है कि मिनिमम 183 दिन आपने 365 दिन में क्या काम किया, उसी से इस देश की बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट सब नापा जाता है। यूपीएस बोलते हैं उसको। अब आप सोचिए 183 दिन, मनरेगा का जो कॉन्सेप्ट था कि 200 दिन आपको काम देना है जी, आज देख लीजिए मनरेगा में भी काम नहीं है। आप यूपीएस अगर देखेंगे यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, तो आपको दलितों में 4.7% दिखेगा, पिछड़ों में तो और कम है, वहां पर 3.5% है।
आप व्हाइट कॉलर देखेंगे तो हो सकता है एससी में 16% मिल जाए, पिछड़ों में ओबीसी में केवल 9% है। तो ये दलितों पिछड़ों के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये काम किया है। कहीं रोजगार नहीं है, लोग जो है भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। सिर्फ वादे, झूठे वादे और भुलावना समाज में, यही उनका जो है मेन काम है, जो लगातार 11 वर्षों से फलीभूत हो रहा है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल जी थे, जिनसे बातचीत हुई उस मुद्दे पे जो कल प्रेस वार्ता के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उठाया और कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी निजी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।